नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। HMS फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। नमस्कार। आजकल खेतों में खूब हलचल है। कुछ किसान अपनी गेहूं की फसल की बुआई कर चुके हैं और कुछ देर से लगने वाली गेहूं की फसल की बोने की तैयारी में लगे हैं। किसानों को इन दिनों एक ही आशंका रहती है और वो ये कि वे अपनी गेहूं की फसल को गुल्ली डंडे की खरपतवार से किस तरह बचाएं। क्या है ये बीमारी और इससे किस तरह अपनी फसल को बचाया जाए, इस पर विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर D.S. चौहान। हमारे जो गुल्ली डंडा की प्रॉब्लम है, जिसे हम फिलरिस माइनर कहते हैं इंग्लिश में, वो उसकी ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके बढ़ने से करीब 1 स्क्वायर मीटर में किसानों के यहाँ इस पूरे कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत ज़िले में, हरियाणा के बल्कि पंजाब के भी बहुत सारे क्षेत्र में इसकी समस्या बहुत अधिक हो गई है। और जो करीब 1 स्क्वायर मीटर में 2000 से 3000 प्लांट पर स्क्वायर मीटर तक इसमें मिलते हैं, जिससे पूरी फसल को, गेहूं की पूरी फसल को कम से कम 80 से 90 या कभी कभी पूरा ही नुकसान हो जाता है और फार्मर को उसे किसी सिर्फ कैटल फीड की फॉर्म में ही खाना पड़ता है। जैसे ये गुल्ली डंडा है, इसे वैज्ञानिक लोग हम इसे फिलरिस माइनर कहते हैं। इससे इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है। अब इसको ख़त्म करने के लिए 3 तरीके हैं। नंबर 1 तो खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करके, दूसरा है हमें कोई टिलेज प्रैक्टिसेस में सुधार करके, जैसे रेज्ड बेड कल्टीवेशन है, रेज्ड बेड पे भी कल्टीवेशन करने से इसकी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। यहाँ पे गेहूं को हम 2 पद्धतियों में बोया गया है। इसको इस तरफ ये रेज्ड बेड है, ये फ्लैट बेड है, दोनों को ही पेड़ रोज में लगाया गया है। अब इसको आप इसकी जो ग्रोथ है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इसका पीलापन है, इसकी ग्रोथ भी कुछ कम है और इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा है। दोनों का बुआई का समय एक है, फर्टिलाइज़र की डोजेज एक है, इरिगेशन हमने एक ही दिन पे दिया गया है, खरपतवार नाशक भी हमने एक ही दिन इस्तेमाल किए हैं इसमें। लेकिन जब आप इसको मुकाबला करोगे इन दोनों का, तो इसकी पैदावार, इससे पैदावार भी ज़्यादा है। इसमें पानी की मात्रा करीब 30% पानी इसमें कम लगता है, इसमें 30% ज़्यादा लगता है। उसमें नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा भी इसमें कम से कम आपको 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन की बचत होती है और बीज का बचत होती है। जहां हम 100 kg पर हेक्टेयर बीज का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हम अगर 75 किलो भी करें तो भी हमें उतनी पैदावार मिलती है जितनी हमें 100 kg के साथ मिलती है। इसमें खरपतवार कम होते हैं। जो गुल्ली डंडा है, जो मैंने गुल्ली डंडा बताया, इसमें आप देखोगे गुल्ली डंडा इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसको 3/4 तक इसमें पानी देना पड़ता है फर्रों के थ्रू, और ऊपर का हिस्सा इसका थोड़ा ड्राई रहता है। जहाँ ड्राई होता है तो वहाँ गुल्ली डंडा उगता नहीं है।
इसलिए इसमें गुल्ली डंडा की समस्या मैं ये नहीं कहता कि पूरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन 75% तक गुल्ली डंडा की समस्या हल हो जाती है। तीसरा है बिना इसके इस्तेमाल के, बिना खरपतवार नाशक दवाइयों के इस्तेमाल के अगर हम कम समय में पकने वाली फसलें राइस और व्हीट के बीच में इंट्रोड्यूस कर दें तो उससे भी इसकी समस्या हल हो जाती है। और जो कम समय में पकने वाली फसलें वो 70 से 80 दिन में पकनी चाहिए, जैसे पी है, मटर है, उसकी एक वैरायटी है आर्किल जो 70-75 से लेकर 80 दिन में पक जाती है। इसी तरह आलू की एक किस्म है, उसका नाम है कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी। अगर इन दोनों किस्मों को लगाया जाए तो वो भी 75 से 80 दिन में पक जाती हैं। और हम लेट वैरायटीज़ जैसे राज 3765, राज 3777 या PBW 373 या PBW 435, इस तरह की किस्में जो लेट सोइंग के लिए हम लोगों ने सिफारिश की है, वे इसमें आराम से लगाई जा सकती हैं जनवरी के पहले सप्ताह में, और उससे हम 35 से लेकर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार ले जा सकते हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन जो खाद से या खरपतवार और नाशक दवाइयों से होने वाला है, एक तो वो बच जाता है, और दूसरे किसान को पैसे की बचत होती है क्योंकि उसमें दवाइयों में उसको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, और साथ साथ उसकी पैदावार भी बढ़ जाती है, ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है, पैदावार में भी उसका बढ़ोतरी, जो नेट रिटर्न है वो बजाय 20,000 के वो करीब 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसकी बढ़ोतरी हो जाती है अगर हम राइस और व्हीट के बीच में पोटैटो या अर्किल मटर ले ले तो। शायद पहली बार किसी ने सोचा है कि कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को भी पीने के लिए साफ पानी की ज़रूरत है, पर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए गांव की ज़मीन को फार्म हाउसेस में बदल देना चाहते हैं। पर पहले चलते हैं ग्राम सरपंच के घर और देखते हैं आज वहां क्या हो रहा है। अम्मा जी प्रणाम। खुश रहो, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। ऊपर आके बैठो ना। बस अम्मा जी यही ठीक हो। अरे बेटा ऊपर बैठो, आओ। अरे बैठो। हाँ, कैसे हो? आपकी कृपा है अम्मा जी। अम्मा जी आपकी मेहरबानी से हमारी बस्ती में हैंडपंप लगने से खूब भला हुआ, वरना हमारे तो पानी धो धोकर कंधे टूट जाते थे। अरे इसमें मेरी मेहरबानी क्या है? पैसा सरकार का और मेहनत तुम्हारी, इसमें मैंने क्या किया? अम्मा जी पैसा तो हमेशा सरकार का था और हम लोगों ने सिवाय मेहनत के कुछ किया ही नहीं, पर अम्मा जी आप नहीं थी ना, इसलिए कुछ नहीं होता था। पैसा कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। अच्छा अच्छा, अब तो तू खूब बोलने लग गया है। सच अम्मा जी, अगर आप ना होती तो हमारी बस्ती में हैंडपंप कभी नहीं लगता। ठाकुर साहब ये काम कभी नहीं होने देते अम्मा जी। ऐसा नहीं कहते बेटा। अम्मा जी ये मैंने और गुमी ने बनाई है। ये तो बहुत सुंदर है। गुमड़ी बहुत अच्छा सूत गाती है अम्मा जी। और बुनता कौन है? हम दोनों। कई सालों से ये काम तो छूट ही गया था, पानी भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी अम्मा जी। अम्मा जी ये पहली दरी है आपके लिए। ये तो बहुत सुंदर है, ये तो देखने से लगती नहीं है हाथ की बनी है। अच्छा अम्मा जी प्रणाम। अरे अरे रुको तो सही हरिया, ये लो ये क्या अम्मा जी? बेटा, इसे सूद की कीमत समझ के रख लो। अम्मा जी देना है तो आशीर्वाद दीजिए और दुआ दीजिए कि आप जैसा सरपंच हमें हमेशा मिले। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा साथ रहेगा। हुजूर ने कैसे याद किया? अरे भाई वो जो जमीन दिलवाई थी उसका मेहनताना देना था। मेहनताना? काहे का? मैंने क्या किया है हुजूर? रहने देते हैं। अरे हुजूर तो सीरियस हो गए। अच्छा तो अगली जगह कब दिला रहे हो? थोड़ा सब्र करना पड़ेगा सरकार, कुछ दिन तक। क्यों? अरे भाई तुम तो ऐसे कह रहे जैसे चोरी कर रहे, नगद देते हैं। अरे हुजूर गड़बड़ हो गई है,
प्रधान जी तक ये बात पहुंच गई है। कल सुबह मुझे बुलाया है, शायद इसी बात के लिए। तुम्हारी बुढ़िया का वायरलेस कुछ ज्यादा ही तेज काम कर रहा है। भैया जी, थोड़ा ठाकुर साहब को समझाइए कि प्रधान जी के लड़के को जरा कम साथ लगाएं। वो खाता पीता तो वही है, पर थोड़ा बच्चा है, थोड़ा कच्चा है। बात तो ठीक है। जीजा श्री भी थोड़ा लाड़ में आ जाते हैं। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं देखूंगा। जी, हुजूर से एक प्रार्थना है। कहो। पटवारी को इसकी हवा ना लगे। अरे भाई, वो भी आधा घंटा पहले ले गया है। कितना? अरे जितना तय था उससे। तो ठीक है। ठाकुर साहब नजर नहीं आ रहे 2 दिन से। अरे भाई, वो गए हैं शहर। शहर? तो ठीक है सरकार। अच्छा, तो मैं चलूं? हाँ सुनो जी। कल शाम को आके बता जाना कि क्या कहा तुम्हारी प्रधान जी ने। जी हुजूर। अरे सुनो, रास्ते में जहाँ कहोगे छोड़ दूंगा। हुजूर, मुझे गांव में कुछ दिन रहना है। प्रणाम। प्रणाम प्रधान जी। अरे प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? हर तरफ बुरा हाल है प्रधान जी, जिसे देखो वो ही लूटने को फिर रहा है। अरे बात क्या हो गई, बड़े नाराज लग रहे हो? नाराज में ही तो अपना खून फूक रहा है प्रधान जी। मेरे पास कई दिनों से एक शिकायत आ रही है। मेरे बारे में? किसने की शिकायत? तुम्हारे बारे में तो नहीं, किसी और के बारे में। कहो, क्या बात है? पता तो तुम्हें होगा ही, ये छेंगामल कैसा आदमी है? कौन छेंगामल? अच्छा, वो छेंगामल जिसकी बस अड्डे पे बीज की दुकान है। हाँ हाँ वही। कैसा आदमी है वो? आदमी तो ठीक है, मगर बात क्या है? वो नकली बीज बेच रहा है। इस बात की कई लोगों की शिकायत आ चुकी है। क्या तुम्हें इस बात की कोई जानकारी है? सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, मगर बगैर किसी की जांच पड़ताल के हम कैसे कह सकते हैं किसी के बारे में। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम थोड़ा सा माल उसकी दुकान से खरीदवाओ, लेकिन उसे इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि ये सामान हमने खरीदवाया है। ठीक है? मैं तो कभी उसकी दुकान से माल खरीदता नहीं, मैं तो हमेशा एनएससी के बीज लेता हूँ। और हाँ, वो कुछ गड़बड़ करता जरूर है, मगर सुना है कि वो ठाकुर जसवंत सिंह का आदमी है। चलो छोड़ो तुम, इस बात में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है, हमें इस बात का पता लगाना है। अच्छा, आप चलिए। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है, वैसे वैसे किसान कृषि में हो रही नई खोजों, नए बीजों आदि के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। कृषि संबंधित जानकारी का विस्तार कैसे हो रहा है, हमें बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रकाशन विभाग के निदेशक श्री RD शर्मा। कृषि विस्तार का हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और विस्तार का एक आवश्यक अंग है प्रकाशन। डॉक्टर शर्मा, आप हमें इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, आपने सही कहा, हरित क्रांति में कृषि प्रकाशनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। असल में जो प्रिंट मीडिया है, मुद्रित जो माध्यम है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके पास छपी हुई पत्रिका या किताब रहती है और जब ज़रूरत पड़े आप पलट कर देख सकते हैं। अगर आपने दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखा चला गया, रेडियो पर कार्यक्रम सुना और ख़त्म हो गया। लेकिन जो मुद्रित माध्यम है, प्रकाशन है, वो आपके पास रहते हैं और जब ज़रूरत पड़े आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमारी बहुत सी इस तरह की पत्रिकाएँ रही हैं, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी, और जो गैर सरकारी संगठन हैं उन्होंने भी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए हैं और इन सब का बड़ा भारी योगदान रहा है, क्योंकि नई तकनीकें किसानों तक पहुंचाने में ये प्रकाशन विशेष योगदान करते रहे। आपका विभाग कौन कौन सा प्रकाशन निकाल रहा है? इंडियन फार्मिंग मासिक पत्रिका है अंग्रेजी में, और खेती हिंदी में मासिक पत्रिका है। इसके पहले अंक में पंडित जवाहरलाल नेहरू का संदेश छपा है, सन 1948 में ये प्रकाशित हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि खेती प्रयोगशालाओं और किसानों के बीच एक सेतु का काम करेगी, एक पुल का काम करेगी, और ये काम पिछले 50 सालों से ये पत्रिका कर रही है। इसके अलावा फल फूल एक बागवानी की तरह मासिक पत्रिका है
और कृषि चयनिका एक फार्म डाइजेस्ट है हिंदी में, जिसमें कि हम विभिन्न पत्रिकाओं से जो सामग्री अंग्रेजी वगैरह में भी छपती है, उसमें से जो हमारे देश के अनुकूल जानकारी है उसको संकलित करके हम कृषि चयनिका में छापते हैं। फल फूल में बागवानी की चीज़ें छपती हैं, खेती में कृषि और पशुपालन संबंधी जानकारी छपती है। और ये तीनों पत्रिकाएं मौलिक लेख छापती हैं। अनुदित लेख कभी कभार ही छपते हैं, नहीं तो ज़्यादातर सामग्री मौलिक होती है। और हमारे वैज्ञानिक जो कार्य कर रहे हैं प्रयोगशालाओं में, वे स्वयं लिखते हैं। तो कई बार हमारी पत्रिकाओं में जानकारी सबसे पहले छप जाती है, नई किस्म निकली और हमारे यहाँ छप गया। क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था है जिसके द्वारा किसानों को ये मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए? ऐसा है कि हमारे बहुत से प्रकाशन ऐसे हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। पिछले दिनों हमने एक वार्षिक गोष्ठी की थी और इस गोष्ठी में हमारे जो वैज्ञानिक हैं विविध केंद्रों से, करीब 40 के करीब हमारे संस्थान हैं पूरे देश में और कुल मिलाकर 90 के करीब केंद्र हैं। तो यहाँ से वैज्ञानिक आए और उन्होंने हिंदी में ही अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। तो उसका एक हमने संकलन छापा है, बदलते परिवेश में कृषि अनुसंधान और विकास की नई दिशाएं। इसको हमने, इसका दाम नहीं रखा। तो ये जो भी किसान आते हैं, हमारे यहाँ आते हैं या हमारे स्टॉल पर आते हैं, तो जब ये खेती और फल फूल चयनिका इनके ग्राहक बनते हैं तो उनको हम मुफ्त में ये देते हैं। इसके अलावा कुछ हमारी जो संस्थाएं हैं, विभिन्न केंद्र जो हैं, वो एक विस्तार साहित्य छापते हैं। जैसे कि मशरूम का केंद्र है सोलन में, उसने मशरूम पर किताबें छापी हुई हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, वो किसानों को मुफ्त मिलती हैं। इसी तरह जो और केंद्र हैं, जैसे आलू का शिमला में है, धान का कटक में है, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी भाषाओं में प्रसार साहित्य छापते हैं, जो कि किसानों को मुफ्त में उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ एक जानकारी, नई जानकारी से कितना फ़ायदा किसान का होता है, इसका मैं एक उदाहरण दूं कि हमने पूसा बासमती के बारे में एक लेख छापा और पूसा बासमती का लेख पढ़ कर के करनाल में एक जो रिटायर हुए थे कर्नल आर्मी से, वो खेती जब करनी शुरू की तो उन्होंने पूसा बासमती उगाई और वो हमारे पास धन्यवाद देने के लिए आए कि पूसा बासमती उगाकर प्रति हेक्टर उन्होंने 1 लाख रुपया कमाई कर ली। तो इस तरह से ये ऐसी जानकारी है जिससे कि कमाई में बदला जा सकता है। स्कूली शिक्षा कैसी हो, इस पर पिछले 50 वर्षों से देश में एक लंबी बहस चली है। कई कमेटियां गठित की गई जिनकी यही सिफारिश थी कि स्कूल केवल किताबी शिक्षा न दें, कुछ ऐसी शिक्षा भी प्रदान करें जिससे बाद में विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बेरोजगारी की स्थिति और भी गंभीर है और जहां तक बालिकाओं का सवाल है, कुछ के तो माता पिता जितनी जल्दी हो सके उन्हें विवाह के बंधन में बांध देना चाहते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति थी। तरह भी ना है। अच्छा? हाँ, जानती हो 10वीं के बाद 10+2 में फूड प्रोसेसिंग का 2 साल का कोर्स हो गए है। हाँ, जिसमें फूड प्रोसेसिंग के बारे में सब सिखावे हैं, यानी कि बच्चा अपना रोजगार खुद कर सके है। भाई मैंने तो सोच लिया है कि मैं भी अपनी बेटी को रोजगार लगवाऊंगा और उसे अपने पैरों पे खड़ा करूंगा। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।